Hello friends, this is Manoj sir from Rajdhani Coaching Center, Patna. I am going to have discussion of Bihar Civil Code Clerk Exam Package 2 Set 7. अपीजमेंट, इसका अर्थ होता है शांति। नीरवता, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी सेम होता है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी सेम होता है। तो अपीजमेंट, ट्रैंक्विलिटी, आंसर बी। शांति को पीस, ट्रैंक्विलिटी, अपीजमेंट, क्वाइटनेस, सेरेनिटी, कामनेस, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, ये सब का अर्थ होता है शांति। आंसर बी। टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांत, ये इसका अपोजिट वर्ड है। इसे आप उथल पुथल भरा भी कह सकते हैं। टर्बुलेंट का मतलब होता है रफल्ड, उथल पुथल भरा। इस क्वाइट का अर्थ होता है बिल्कुल, यह एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, बिल्कुल। और एक होता है क्वाइट ऐसा, QUIET, इस क्वाइट का अर्थ होता है शांत, ये क्वाइट एडवर्ब है। एप्रिसिएशन का अर्थ होता है प्रशंसा। हमारा सिनोनिम बी हुआ शांति। डिसोलेट का मतलब होता है निर्जन, सुनसान, जहाँ किसी व्यक्ति का आवास नहीं, ऐसे निर्जन सुनसान जगह को डिसोलेट कहते हैं। ब्लिक का अर्थ भी होता है सुनसान। अब ब्लिक का एक अर्थ निराशाजनक भी होता है और साथ में सुनसान होता है। इसके दो अर्थ होते हैं, सुनसान, वीरान, निर्जन, ये सब आप कह सकते हो। कहने का मतलब सुनसान को ध्यान में रखते हुए डिसोलेट का सिनोनिम सी हुआ। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है सिक्योर्ड, सुरक्षित। कल्टीवेटेड का मतलब होता है सभ्य। कल्टीवेटेड मीन्स सिविलाइज्ड, सभ्य, रूली। इसका अपोजिट होता है सैवेज। सैवेज का मतलब असभ्य। शायद एक सेट में मैंने भूल से असभ्य बोल दिया था। सैवेज का मतलब असभ्य। तो कल्टीवेटेड का अपोजिट होता है सैवेज। सैवेज मतलब असभ्य। इनहैबिटेड, इसका मतलब होता है आवास बनाया। अगर कोई बंदा कहीं पे रहता है, उसको इनहैबिटेड का सिनोनिम आप कह सकते हो लिव्ड। जैसे वो कोलकाता में रहता है, लिव्ड इन कोलकाता, उसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ही इनहैबिटेड इन कोलकाता। तो इनहैबिटेड बसने के लिए, आवास बनाने के लिए होता है। हमें तो निर्जन के लिए सी चाहिए, बिलिक। फ्लावर गेस्टेड, इसका अर्थ होता है भौचक्का। कहने का तात्पर्य है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि एस्टोनिश्ड इसका आंसर होगा, क्योंकि एस्टोनिश्ड का भी अर्थ यही होता है आश्चर्यचकित। कहने का मतलब कि फ्लेवर गेस्ट का सिनोनिम है एस्टोनिश्ड, आंसर डी। डिस्टर्ब्ड का अर्थ होता है बाधित, यह आसान शब्द है। टेरिफाइड का मतलब आतंकित। मोटिवेटेड, अगर सामूहिक रूप से लोगों की मानसिकता को प्रभाव में लिया जाए तो उसको कहते हैं मोटिवेटेड। मतलब इम्प्रेस्ड, क्यूम्यू
कम्युलेटिवली, सामूहिक रूप से अगर लोगों की मानसिकता को प्रभाव में लिया जाए तो उसको मोटिवेटेड कहते हैं। हमारा तो सिनोनिम आश्चर्यचकित, एस्टोनिश्ड हुआ, फ्लैबरगेस्टेड का। लूडी क्राउज, माय डियर स्टूडेंट्स, लूडी क्राउज जो होता है इसे कहते हैं उटपटांग, बेमेल। तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा, उटपटांग। बेमेल, बेतुका, इनकॉन्ग्रुअस, लूडिक्राउस। तो हमारा आंसर हो गया सिनोनिम में बी नंबर। इंट्यूटिव, इसका मतलब होता है इनसाइट, इंग्लिश टू इंग्लिश। हिंदी में कहते हैं अंतर्ज्ञान या अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान या अंतर्दृष्टि। इंट्रिंसिक, इसका मतलब होता है स्वाभाविक। इंट्रिंसिक को कहते हैं स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं, स्वाभाविक। मतलब कि जो नैसर्गिक जन्मजात गुण होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर या दक्ष। एस्ट्यूट का मतलब हुआ प्रोफिशिएंट, टैक्टफुल, प्रवीण, दक्ष, चतुर। कोई काम में कुशल है तो उसे एस्ट्यूट कहेंगे। हमारा बेमेल सिनोनिम हुआ बी। एंटोनिम्स, डेलिबरेट का अर्थ होता है जानबूझकर। मतलब कोई जानबूझकर कोई गलत काम करे तो उसे डेलिबरेट यानी कि इंटेंशनल कहते हैं। ये दोनों सेम मीनिंग है, इंटेंशनल और डेलिबरेट, इन दोनों का सेम है, जानबूझकर, इरादा रखते हुए। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक रूप से। और एक वर्ड है नॉन चैलेंट। मैं आपको बताऊं प्यारे, नॉन चैलेंट जो होता है इसका मतलब होता है बेपरवाह, इनअटेंटिव, इसे इंग्लिश में कहते हैं। मतलब जो ध्यान वगैरह नहीं देता है किसी काम में, किसी बात पर, ऐसे को कहते हैं बेपरवाह। रिप्रेजेंटेटिव आप सभी जानते हो, प्रतिनिधि। हमारा अगर कोई बंदा जानबूझकर करता है तो डेलिबरेट, और अपने आप अचानक स्वाभाविक रूप से गलती हो जाए तो इसका अपोजिट हो जाएगा ए नंबर, स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब हुआ कि जानबूझकर नहीं किया। अगर कोई किसी काम को कर रहा है, स्वाभाविक है, कभी कभी भूल हो सकता है, गलत हो सकता है, तो उस सेंस में डेलिबरेट का अपोजिट हुआ ए, स्पॉन्टेनियस। हमारा आंसर ए हो गया। मावेरिक, माय डियर स्टूडेंट्स, मावेरिक का मतलब होता है आवारा या पर्यटक। आवारा, पर्यटक, इसके और भी कई अर्थ होते हैं। मतलब एक और अर्थ बता देते हैं आपको कि जो विचार में भिन्नता, मतलब एक ऐसा बंदा जो औरों से अलग सोच रखता है।
एक बंदा जो औरों से अलग सोच रखता है, ऐसे को कहते हैं विचारों में भिन्नता, मावेरिक। कस्टोडियन, माय डियर, कस्टडी से बना है कस्टोडियन। सुना होगा, पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति को ले लिया, हिरासत में ले लिया, मतलब अब पुलिस वाले यानी पुलिस स्टेशन उसकी देख रेख करेगा। उस सेंस में कस्टोडियन का मीनिंग बना केयर टेकर, देख रेख करने वाला। केयर टेकर से ही आप समझ गए, हिंदी की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, देख रेख करने वाला। वर्सेलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। अगर एक व्यक्ति के पास कई तरह की गुणवत्ताएं हैं, प्रतिभा है, तो उसे कहते हैं वर्सेलिटी। कन्फॉर्मिस्ट हो गया अनुरूपता, मतलब जिसके विचार एक समान हो, जो दूसरे की बात को तुरंत मान ले और एक समान विचार रखे, इसको कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। मावेरिक का अपोजिट यही हुआ, कन्फॉर्मिस्ट। ब्रिलियंस का मतलब होता है कुशाग्रता, मतलब जिसकी बुद्धि बहुत ही तेज है, तीक्ष्ण है, उसे कहते हैं कुशाग्रता। तो हमारा अपोजिट मावेरिक का कन्फॉर्मिस्ट हुआ, आंसर सी। फ्रीटर, फ्रीटर का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट कर देना, व्यर्थ में गंवा देना। व्यर्थ में गंवाना यानी कि नष्ट करना, ये इसके अर्थ है। वेस्ट इसका सिनोनिम है, वेस्ट इसका सिनोनिम है, हमें एंटोनिम चाहिए। स्पॉइल भी इसका सिनोनिम है, नष्ट करना। तो फ्रीटर, वेस्ट, स्पॉइल, तीनों के तीनों सेम मीनिंग है, हमें अपोजिट चाहिए। सी डी आंसर नहीं होगा। होर्ड का मतलब होता है जमा करना। एक बंदा है जो जमा कर रहा है और एक बंदा है जो व्यर्थ में गंवा रहा है, तो उस सेंस में इसका अपोजिट हुआ होर्ड। स्प्रेड आप जानते हो, फैलना या फैलाना, इसकी ज़रूरत नहीं, पहले भी बताया हो। तो ये हमारा अपोजिट हो गया, नष्ट करना, व्यर्थ में गंवाना, और होर्ड का मतलब जमा करना, अपोजिट हो गया बी। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत। इसकी हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक अपना देता हूँ। इंसेप्शन, बिगिनिंग, ये दोनों का दोनों सिनोनिम है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम होगा, सिनोनिम। शुरुआत, इसे हिंदी में कहते हैं शुरुआत। शुरुआत का अपोजिट होगा अंत या समापन, तो समापन का होता है अंग्रेजी टर्मिनेशन। समापन इसका अपोजिट हो गया ए, आंसर ए। रिग्रेशन, रिग्रेशन का एक अर्थ होता है अवनति, ठीक है, अवनति। सुना होगा आपने, प्रोग्रेस का अपोजिट रिग्रेस, प्रोग्रेस प्रगति, रिग्रेस अवनति। तो रिग्रेशन का एक अर्थ होता है अवनति, और रिग्रेशन का एक और मीनिंग होता है कानूनी तौर पे, अगर मान लीजिए इंडिया से कोई अपराधी विदेश भाग गया है और विदेश के वो किसी जेल में है, तो भारत सरकार कहती है कि आप उस अपराधी को हमें सौंप दो, तो विदेश के जेल से उसे भारत में वापस लाया जाएगा और भारत के फिर जेल में आएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रत्यार्पण। तो रिग्रेशन का एक अर्थ होता है प्रत्यार्पण। मैंने आपको प्रत्यार्पण का डेफिनेशन अभी बतलाया। और लॉन्च का एक अर्थ होता है भेजना। अगर आसमान में आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह भेजा जाए तो उसे लॉन्च कहते हैं। लॉन्च का मतलब शुरू करना भी होता है। अगर मान लीजिए कि कोई
कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम या कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में पहली बार आता है तो कंपनी कहती है कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो लॉन्च करना ये एक शुरुआत लेना भी होता है। हमारा आंसर शुरुआत का समापन ए हो चुका है। अब हम लोग समझेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। हॉब्सन्स चॉइस, माय डियर, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी पसंद, एक ऐसा चयन, एक ऐसा चॉइस जो किसी व्यक्ति पर थोप दिया जाए, उसको मजबूर किया जाए, उसे विवश किया जाए, बाध्य किया जाए कि आपको यही चुनना होगा। तो इसे कहते हैं अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन। कहने का मतलब कि किसी पर थोपा गया, मतलब बाध्य किया गया उसको अपनाने के लिए, थोपा गया विकल्प। आप चॉइस को विकल्प, पसंद, चुनाव, चयन भी कह सकते हो। आंसर सी हुआ। बेस्ट ऑप्शन चुनना ये गलत, सबसे खराब ऑप्शन चुनना ये गलत। ये थोपा जाता है कि आपको यही चुनना होगा। और ये पक्षपातपूर्ण चॉइस, ये सब गलत है। आंसर सी होगा। बाय हुक और क्रुक, इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स, किसी भी कीमत पर। ये आप लोग सभी जानते होंगे, किसी भी कीमत पर। बाय हुक और क्रुक, बाय एनी मीन्स या बाय ऑल मीन्स, एट एनी कॉस्ट। तो इसका आंसर बी हुआ। ये नैरो मार्जिन छोड़ना, जैसे आप कुछ लिख रहे हो और साइड में देखो ये मार्जिन है, तो ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, ये बिल्कुल ऑप्टिमल मार्जिन है, लेकिन ये मार्जिन इतना छोड़ा जाता तो कहलाता है नैरो मार्जिन। बाय डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जो सामान्य प्रोग्रामिंग किया हुआ है किसी डिवाइस को ऑपरेट करने का, तो कंपनी ने जो किया है उसी को आप फॉलो कर रहे हो, तो वो डिफ़ॉल्ट कहलाता है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट का एक और मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि कंपनी में लेट से आए या एब्सेंट किए, या मान लीजिए आपसे कोई गलत हो गया, अब कंपनी उसके लिए आपको फाइन कर रही है, तो वो भी डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्टर वो व्यक्ति कहलाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट के दो मतलब बाय मिस्टेक, गलती से, भूल से, मिस्टेकनली। हमारा आंसर तो बी हो चुका है। टू टेक फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब होता है बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना कोई विरोध किए स्वीकार कर लेना। इसका आंसर बी होगा। टू एक्सेप्ट विदाउट एनी क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब हुआ विरोध या आपत्ति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बिना किसी प्रश्न या विरोध किए स्वीकार करना। इसका हिंदी हमने लिख दिया। ये बिल्कुल विश्लेषणात्मक अर्थ लिखा है, ऐसा अर्थ बुक में कम मिलते हैं। आंसर बी। ए में लिखा है कि बिना किसी हंगामा के स्पॉन्सरशिप को स्वीकारना। स्पॉन्सरशिप का मतलब कि जैसे खेल प्रतियोगिता हो रही है, तो उससे कोई कंपनी आया, कहा कि पूरा खर्चा हम देंगे, लेकिन हमारा पूरा ऐड होना चाहिए, हमारे कंपनी का और न्यू प्रोडक्ट्स का विज्ञापन होना चाहिए, तो वो प्रक्रिया स्पॉन्सरशिप कहलाती है। ये आंसर नहीं होगा। और ये लोन के लिए अप्लाई करना कम ब्याज दर पर, ये भी आंसर नहीं होगा। और ये स्कॉलरशिप पाना और कार्यभार ग्रहण करना, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर तो ये होगा। हिंदी मैंने लिखा है, आंसर बी। टू गो टू द डॉग्स, सोचिए अगर आपने मटन खरीदा था, अब कुत्ता उसको हबक लिया, एक पीस मार दिया धाई से, अब वो मटन तो आप खा नहीं सकते, वो तो कुत्ते को चला गया। गो टू द डॉग्स, इसका मतलब है कि अब आप उसको यूज नहीं करेंगे, उसको फेंक ही देंगे। कहने का मतलब है नष्ट हो जाना। टू बी रूइंड इसका आंसर हो जाएगा। तो गो टू द डॉग्स और बी रूइंड दोनों का अर्थ हो जाएगा नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। इसका आंसर सेम टू सेम मीनिंग ईडियम्स में सी हुआ। सफल होना ये नहीं होगा, लाभजन्य होना, लाभजनक होना ये भी नहीं होगा। टेकन ओवर मतलब किसी कंपनी, किसी
किसी कंपनी वगैरह को हथियार लेना, ये सब नहीं होगा। हमारा आंसर तो होगा टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना, टू गो टू द डॉग्स। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन एबिलिटी टू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में अगर एक आदमी बहुत सारा काम करे तो उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ही हुआ कि एक साथ सेवरल थिंग्स, कई तरह के वर्क एक व्यक्ति कर सकता है एक ही समय में, तो उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। आंसर डी हुआ। एंड यूनिटेकिंग का मतलब क्या हुआ? एक बार में एक ही काम, एक ही तरह का काम करने की प्रक्रिया, एक ही तरह का काम करने की प्रक्रिया, ये यूनिटेकिंग कहलाता है। ब्लास्फेमी होता है ईश्वर निंदा। अगर कोई बंदा किसी ईश्वर भगवान की निंदा करे वो ब्लास्फेमी कहलाता है। और एक हो गया इंडिक्टमेंट। माय डियर, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है एक्यूजल, अभियोग या आरोप। अगर कोई किसी पर प्रोसिक्यूशन, इंडिक्टमेंट का मतलब प्रोसिक्यूशन हुआ, अभियोग। हमारा आंसर डी हुआ। टू क्रिटिसाइज समवन सेवियरली, कोई बंदा अगर किसी का बहुत बुरी तरह से, प्रबल रूप से निंदा करता है तो उसे कहते हैं चेस्टाइज। चेस्टाइज, इसका मतलब यही हुआ, किसी व्यक्ति की घोर निंदा करना, दैट इज कॉल्ड चेस्टाइज। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसकी हिंदी ले लेता हूं। बहुत निंदा करना, घोर निंदा करना, इसका भी मीनिंग यही होगा। आंसर सी। मॉक और स्कॉफ, ये डी वाला स्कॉफ, ये दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब होता है हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, उपहास करना। अगर कोई आदमी किसी का मजाक उड़ाए तो उसे आप मॉक या स्कॉफ कह सकते हो। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है आपत्ति जताना, अर्थात आंतरिक अर्थ विरोध करना, आपत्ति जताना कि आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कोर्ट में वकील कहता है तो वो आपत्ति जताना, उसको कहते हैं रेमोन्स्ट्रेट। या किसी संगठन में कोई स्टाफ कहता है मुझे आपत्ति है इस बात से, आई रेमोन्स्ट्रेट, आई ऑब्जेक्ट। तो हमारा आंसर चेस्टाइज हो गया, बुरी तरह से निंदा करना। आंसर सी। टू मूव और ट्रैवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब हुआ वापस आना, और फोर्थ का मतलब हुआ आगे जाना। मतलब फ्रीक्वेंटली हो गया बराबर, लगातार आना जाना करना। इसको कहते हैं आवागमन यात्रा। आवागमन यात्रा, इसका आंसर बी होगा सटल। आवागमन यात्रा, आने जाने वाला जो प्रक्रिया है वो कहलाता है सटल। इसने देखे होंगे कई लोकल ट्रेन है, उसका नाम दिया गया है कि अरे यार सटल से हम आएंगे, मोकामा से सटल खुलेगी इतने बजे, तो आवागमन करती है मोकामा टू पटना, पटना टू मोकामा, सटल। तो इसका आंसर मूव और ट्रैवल, बैक और फोर्थ, वापस आना या आगे जाना, लगातार। आंसर बी। बच गया ग्रैपल, रप्चर और फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है नरिश, रियर, ब्रिंग अप। सबका मतलब होता है पालन पोषण करना या लालन पालन करना, पालन पोषण करना या लालन पालन करना, दैट इज कॉल्ड फॉस्टर। और एक शब्द है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है पकड़ना,
बांधना, हाथापाई करना, हाथापाई करना, ये ग्रैपल का अर्थ हुआ। और प्यारे एक वर्ड है रप्चर। रप्चर का मतलब होता है बिगाड़, टूट फूट, संबंध विच्छेद। अगर दो लोगों के बीच में संबंध विच्छेद हो जाए तो आप उसे रप्चर कह सकते हैं, संबंध विच्छेद। इसे ब्रेकअप भी कहते हैं कि संबंध टूट गया। बहरहाल दोस्तों, तो मूव और ट्रैवल, बैक एंड फोर्थ, वापस आना या आगे जाना, उबे लगातार, दैट इज कॉल्ड शटल। आंसर बी। अब स्पेलिंग एरर आ गया। इसमें स्क्वैक की स्पेलिंग रॉन्ग है। इस सी के जगह पर डब्लू होगा, SQUAWK, स्क्वैक। हमने आपको बतलाया था पिछले सेट में, स्क्वैक का मतलब होता है पक्षियों की कर्कश आवाज़। पक्षियों की कर्कश आवाज़, इसको हमने सिखाया था स्क्वैक। तो हमारा रॉन्ग स्पेलिंग बी है, तो बी हमारा आंसर हुआ। कॉर्पोरल, इसका अर्थ होता है दैहिक, माने देह संबंधी। और कॉर्पोरियल, इसका अर्थ होता है भौतिक या मूर्त। मूर्त किसको कहते हैं? जिसको आंखों से देखा जा सकता है, जिसका आकार हो, वो कहलाता है कॉर्पोरियल। तो ये दोनों का दोनों सही स्पेलिंग है। लोग कॉर्पोरल जानते हैं, कॉर्पोरियल नहीं, तो भूल से इसको एरर मार देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ये दोनों का दोनों करेक्ट स्पेलिंग है। ए को देखिए, एक्वाइस। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्वाइस का मतलब होता है मौन सहमति, मौन स्वीकृति। तो मौन स्वीकृति, अगर कोई चुपचाप रह गया तो लोग ऐसा कहते हैं कि साइलेंस इज द हाफ एक्सेप्टेंस। मौन स्वीकृति, अगर चुप रह गया मतलब उसने आधा स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे मौन स्वीकृति को एक्वाइस कहते हैं। तो हमारा रॉन्ग स्पेलिंग था स्क्वैक। सी के जगह पर डब्लू का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगला सवाल, बेरिजमेंट, ड्राउट, अनस्क्रूपलस और इन गलत है। ये इन गलत है, आंसर सी हुआ। ये होगा अनस्क्रूपलस। माय डियर स्टूडेंट्स, अनस्क्रूपलस हमारा आंसर हो गया। इसका अर्थ होता है अनस्क्रूपलस, इसका मतलब होता है निर्लज्ज, बेशर्म। बेशर्म की जरूरत नहीं है, निर्लज्ज से ही क्लियर हो गया। ड्राउट, इस ड्राउट का मतलब होता है सूखा, अकाल, दुर्भिक्ष। बारिश के अभाव में अकाल पड़ जाता है, उसको DROUGHT ड्राउट कहते हैं। बेरिजमेंट का मतलब होता है शोक। किसी के घर में कोई मर हेरा जाए तो जो आदमी शोकाकुल होता है वो कहलाता है बेरिजमेंट। और ये ड्राउट हो गया मसौदा। अगर दो लोगों के बीच में कोई व्यावसायिक समझौता हो तो वो मसौदा कहलाता है। इसे प्रारूप भी कहते हैं। तो ये ड्राउट और ये ड्राउट दोनों का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। हमारा रॉन्ग स्पेलिंग इन के जगह अन होगा, आंसर सी। 80 नंबर, एडामेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है। यहाँ ई के जगह पर ए होगा, एडामेंट। इसका अर्थ होता है ढीठ, जिद्दी, अड़ियल, उदंड, ये सब इसका अर्थ होता है। एबरेंट, आर्चेटाइप और
धर्म से हटने वाला, ये हो गया एबरेंट। धर्म भ्रष्ट हो जाता है कोई कोई व्यक्ति, तो धर्म से हट जाता है, तो ऐसा धर्म से हटने वाला जो गुण है वो कहलाता है एबरेंट। और एक वर्ड है आपका आर्चेटाइप। आर्चेटाइप का मतलब होता है मूल रूप आदर्श। मूल रूप आदर्श, जैसे कि एक ज़माने से हम लोग कह रहे हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आदर्श श्री रामचंद्र के टाइम में भी था, आज भी है। तो ये मूल आदर्श रूप है, मूल रूप आदर्श है। और एक है कैमराडेरी, इसकी स्पेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको याद रखिएगा ध्यान से। इसे कहते हैं कॉर्डियल, मतलब सौहार्दपूर्ण, मित्रवत। तो कैमराडेरी हो गया कॉर्डियल। इसे भाईचारा भी कहते हैं, यानी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का एक और सिनोनिम देता हूँ, ब्रदरहुड। इसे हिंदी में कहते हैं भाईचारा। तो ये प्यारे, भाईचारा इसका एक अर्थ हो गया, और कॉर्डियल मित्रवत सौहार्दपूर्ण, ये पहले भी लिखा चुके हैं, कैमराडेरी। तो ये हमारा स्पेलिंग एरर हुआ। नाउ कॉमन एरर्स। अनलेस में अन है, अन के साथ नॉट नहीं लगता। तो अगर अनलेस को रखोगे तो नॉट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अन का मतलब भी नॉट होता है। तो ये भी नॉट है, ये भी नॉट, तो नॉट तो दो को हो गया। तो अनलेस को यदि रखोगे तो नॉट हटेगा, और नॉट जब हटाओगे तो डज भी हटेगा, क्योंकि डू डज का प्रयोग जनरली हम लोग 3 तरह के वाक्य में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एम्फैटिक सेंटेंस। तो ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज को एम्फैटिक सेंटेंस नहीं कहते। तो हम लोग डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, चूँकि नॉट भी हटेगा। तो जब डज नॉट को आप हटा दोगे तो ये वर्ब 1 से वर्ब 5 हो जाएगा। इसको भी सुधार करके करना होगा स्टडीज़। तो इसके दो सुधार होंगे, मैं एक और बताऊंगा। तो ये डज नॉट स्टडी, इसको हम लोग हटा करके लिखेंगे स्टडीज। अनलेस ही स्टडीज, यदि वह पूर्ण मनोयोग से, यानी बहुत मन लगाकर नहीं पढ़ेगा, तब वह प्रतिस्पर्धात्मक यानी प्रतियोगी परीक्षा में पास नहीं करेगा, उत्तीर्ण नहीं होगा। गेट रिफ्रेशर का मतलब उत्तीर्ण होना, सफल होना। तो ये हमारा करेक्शन हुआ, डज नॉट स्टडी, तीनों शब्द हट करके स्टडीज हो जाएगा। एक और सुधार कर सकते थे कि इन सब को रहने देंगे, अनलेस को इफ बना देंगे। अनलेस का मतलब ये होता है इफ नॉट। तो अगर आप अनलेस को इफ बना दें तो ये सब रह जाएगा। तो इसका दूसरा सुधार होगा, मैं करेक्शन यहाँ लिख देता हूँ, करेक्शन। तो इसके 2 सुधार होंगे। पहला होगा अनलेस ही स्टडीज, जितना सुधार होगा उतना ही मैं लिख रहा हूँ। और दूसरा होगा इफ ही डज नॉट स्टडी। दोनों में से कोई भी सुधार कीजिए, ऑप्शन सी ही एरर माना जाएगा। ये 2 सुधार हो गए, आंसर सी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है, ये टेंस का कॉम्बिनेशन सही है। तो हमारा आंसर सी हुआ। लास्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, द नंबर ऑफ सिंगुलर और अ नंबर ऑफ प्लूरल। तो यहाँ प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है, वाज वर्ब के संग बिफोर भी सही है। द टॉपिक बाय एक्सप्रेसिंग देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू टू ईच अदर गलत है। अगर 2 व्यक्ति हो तो हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे। 2 व्यक्ति के लिए फॉर 2 हम लोग ईच अदर लगाएंगे। और अगर 2 से अधिक है, 2 प्लस का मतलब समझिए मोर देन 2, तो हम लोग वन अनदर लगाएंगे। 2 बंदा होगा तो ईच अदर, और 2 से अधिक होगा तो वन अनदर। तो ईच अदर हमारा एरर है और इसका सुधार होगा वन अनदर। तो अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब ही हुआ
इस छात्रों की बड़ी संख्या, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन में 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ ग्रुप डिस्कशन में कम से कम 6 व्यक्ति होते हैं मिनिमम, तो 6 से 2 से अधिक हुआ, ईच अदर का जगह वन अदर, एरर बी में है, आंसर बी। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू अगेन, बाय बाय।